नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज। दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी पॉलिटी सीरीज का चौथा पार्ट। जैसा कि आपको पता है, अभी तक हमने इस सीरीज में 3 पार्ट पहले कवर कर लिए हैं। पहला पार्ट था हमारा यूनियन एंड टेरिटरी, जो कि हमने पार्ट 1 देखा था। फिर हमने किया सिटीजनशिप, फिर पार्ट 2 देखा। फिर हमने प्रियम्बल किया, जो कि हमारा पार्ट 3 था। प्रियम्बल वाले को हमने 2 पार्ट में कवर किया, 3A और 3B। अगर आप लोगों ने ये सारे पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर के वापस देख लीजिए। प्रियम्बल के पार्ट 3A में हमने सारा पूरा प्रियम्बल डिस्कस किया था, और पार्ट 3B जो था उसमें हमने आज तक के जितने भी एससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं प्रियम्बल के ऊपर, वो सारे हमने डिस्कस किए थे। तो इस तरीके से हमने अभी तक अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमने एक तरीके से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3A और पार्ट 3B तरीके से हमने ये डिस्कस कर लिए हैं 3 पार्ट। और आज हम देखने वाले हैं पार्ट 4 अपनी सीरीज का। इस पार्ट 4 में हम देखने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स। क्या देखने वाले हैं हम? फंडामेंटल राइट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आर्टिकल 19 हमारा क्या कहता है? 19 से 22 हमारा है राइट टू फ्रीडम। जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, इसमें जो पहला हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 19, इसके अंदर आपको पता है 6 तरीके के डिफरेंट राइट्स दिए गए हैं। तो ये जो राइट्स दिए गए हैं 19(1) के अंदर में ABCDEF, ये जो आप देख रहे हैं ABCEF, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। इसमें से क्या होता है कि 3 ऐसे आर्टिकल्स हैं 19, 20 और 21, इनको कि हम इमरजेंसी के टाइम पे भी हटा नहीं सकते हैं। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे भी हम हटा नहीं सकते हैं। बस क्या है कि नेशनल इमरजेंसी में एक और क्लॉज पड़ा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि वो जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा रही है वो किस में से लगाई जा रही है? वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से। अगर मान लीजिए वो वॉर या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लगाई जा रही है तो आर्टिकल 19 जो है हमारा वो हटा लिया जाएगा। वहाँ पर वो आर्टिकल 19 जो है उस टाइम पे फोर्स में नहीं रहेगा। उस टाइम पे क्या है, केवल 2 ही आर्टिकल ऐसे होंगे 20 और 21 जो कि नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद भी वैलिड रहेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ये क्लॉज समझना पड़ेगा कि एक है हमारा आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 है, इसमें क्या लिखा है कि नेशनल इमरजेंसी जो है हमारी, चलिए मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। हाँ, तो ये जो हमारा आर्टिकल 352 है, इसके अंदर हमारी क्या आती है? नेशनल इमरजेंसी। और इसी में क्या होता है आर्टिकल 356। 356 क्या कहता है? हमारा प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 356 क्या है? हमारा प्रेसिडेंट रूल। हमारी स्टेट मशीनरी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती है तो हम क्या लगा देते हैं? प्रेसिडेंट रूल। वो किसके अंदर आता है? आर्टिकल 56 के अंदर। इसी तरीके से हमारा आता है आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 क्या है? ये फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि जब भारत सरकार पे पैसों की कमी पड़ जाए, पैसों की कमी या इमरजेंसी पड़ जाए पैसों की, एकदम हम 2-4 दिन भी अब सैलरी वेतन नहीं दे सकते किसी की, तो हम क्या लगा देंगे? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये भारत देश में आज तक कभी भी नहीं लगी है। ये याद करने वाला विषय है। क्या है? आर्टिकल 360 जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो आज तक कभी भी लगाई नहीं गई है। जबकि ये प्रेसिडेंट रूल तो हम लगाते रहते हैं। आपको पता है कि कभी तमिलनाडु में सरकार गिर गई, कभी बंगाल में सरकार गिर गई, कभी यूपी में सरकार गिर गई, तो प्रेसिडेंट रूल तो लगता रहता है, नॉर्मल है। नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे लगा रहता है। और आर्टिकल 352 जो है ये भी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे लग चुका है। कब लग चुका है? ये इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी है, उसमें 3 तरीके की इमरजेंसी होती है। कौन कौन सी 3 तरीके की इमरजेंसी है यहाँ पर? एक तो है आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि भारत देश के अंदर अगर गृह युद्ध हो जाए। आर्म्ड रिबेलियन का मतलब क्या है? भारत देश के अंदर गृह युद्ध हो गया। फिर दूसरे तरीके से कब लगाई जाएगी नेशनल इमरजेंसी? दूसरा क्या है क्लॉज? इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी कि मान लीजिए कि हमारी जो सरकारी मशीनरी है, सरकारी तंत्र है, वो किसी तरीके से फेल हो गया। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे बम ब्लास्ट हो गए या फिर कुछ ऐसा हो गया कि सरकार जो है वो एक झटके से उसको झेल नहीं पा रही है, झेलने की कंडीशन में नहीं है, तो किसी एक्स्ट्रा पावर की जरूरत है ताकि वो सही तरीके से चीजों को मैनेज कर पाए। तो वो किस कैटेगरी में गिना जाता है? इंटरनल डिस्टर्बेंस वाली कैटेगरी। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1, ये हमारा पहला पार्ट हो गया जहाँ पे हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, आर्म्ड रिबेलियन। दूसरा हो गया इंटरनल डिस्टर्बेंस, और तीसरा क्या है हमारा? वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। तो जब ये दोनों लगेंगे ना, तो यहाँ पे 19 जो है वो आर्टिकल 19 जो है वो वैलिड रहेगा। आर्टिकल 19 यहाँ पे भी वैलिड रहेगा, आर्टिकल 19 यहाँ पे भी वैलिड रहेगा। आर्टिकल 19 हटेगा कब? जब ये वाला आ जाएगा। जब ये वाला जब आएगा, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, मान लिया कि चाइना ने इंडिया पर अटैक कर दिया, वॉर हो गया। वॉर हो गया ना। एक्सटर्नल एग्रेशन यानी वॉर, यानी कि चाइना या पाकिस्तान किसी देश ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया और हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या हो गया? नेशनल इमरजेंसी लागू कर दी गई। उस टाइम पे क्या होगा? जो आर्टिकल 19 है ये हटा दिया जाएगा। उस टाइम पे वैलिड नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पर दोनों जो चीजें हुई, आर्म्ड रिबेलियन होता है या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, वहाँ पे आर्टिकल 19 वैलिड रहेगा। तो ये चीजें आपके समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को बस इतना ही पता है कि 20 और 21 ही बस बचता है, बाकी सारी चीजें हटा दी जाती है, जबकि वो पूरा पूरा सही नहीं है। आपको समझना पड़ेगा 19 जो है वो बहुत सारी चीजें ऐसी जहाँ पर वो वैलिड रहता है। ठीक है ना। जब हमने इतनी डिटेल में देख लिया तो हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। अभी कुछ है नहीं, फटाफट देख लेते हैं हम। आर्टिकल 19 में क्या है? हाँ, आपको एक चीज और बता दूं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट यानी कि ये 100% नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी जो इंडिया में ऐसे ऐसे पार्ट हैं यहाँ पे ऐसे बहुत सारे जो राइट दिए गए हैं वो 100% वैलिड नहीं है, यानी कि एक्सेप्शंस आर देयर। वहाँ पे 6 के 6 जो यहाँ पे दिए गए हैं आर्टिकल 91 के अंदर ABCDEF, वो 100% तरीके से लागू नहीं होते हैं, यानी कि एक्सेप्शंस आर देयर। दीज आर्टिकल्स आर नॉट एब्सोल्यूट, दीज पावर्स आर नॉट एब्सोल्यूट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है आर्टिकल 19(1)? ऑल सिटीजन हैव द राइट्स। सारे जो भारत के सिटीजन उनके पास कौन कौन से अधिकार है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कुछ भी बोलने का अधिकार है और कुछ भी व्यक्त करने का अधिकार है। यानी मान लीजिए कि स्पीच, यानी कि मान लीजिए जो भी एक मैं इंसान हूँ, मेरे को कुछ मन कर रहा है कि भाई मेरे को ये गलत लग रहा है, तो वहाँ पे मैं अपना जो दुख है वो व्यक्त कर सकता हूँ। इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो यहाँ पे मेरे को पूर्ण अधिकार मिला होगा कि मेरे को जो लगता है मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, मैं अपनी भावनाओं को यहाँ पे व्यक्त कर सकता हूँ। क्या कहते हैं? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आपको एक कमाल की चीज और बता देता हूँ इसमें, हम यहाँ पे बात कर ही रहे हैं तो फिर कुछ छोड़ना क्यों है।
तो जो आपको पता है कि 19(1) का सब क्लॉज ए है जो, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, यहीं से सरकार को जो आरटीआई की डिमांड हुई थी, अन्ना हजारे जी ने जो जिसके लिए आरटीआई के लिए बहुत बड़ा अनशन किया था, और 2005 में जो ये बिल पास हुआ था कि राइट टू इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। भारत के जितने भी लोग हैं उन सबको राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है। मान लीजिए सरकार कोई काम कर रही है, जब ये पता ही नहीं कि सरकार काम क्या कर रही है, तो ना वो उसके बारे में वो पॉजिटिव बोल पाएंगे कुछ, ना वो उसके बारे में नेगेटिव बोल पाएंगे कुछ। तो इसमें से इन्फॉर्मेशन जब रहेगी तभी तो इंसान जो होगा वो अपनी स्पीच और को एक्सप्रेस कर पाएगा। तो जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जो आरटीआई है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये क्या है, आर्टिकल 19(1)(a) यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। लोगों के पास अगर इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहेगी तो खुद के अपनी बातें कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि असली मुद्दा क्या है। जब मुद्दा ही नहीं पता होगा तो बात कहां से करेंगे उसके ऊपर। इसलिए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ इसको जोड़ दिया गया है। तो ये आरटीआई एक्ट 2005 है, आपको समझना पड़ेगा कहां पे आया, कहां से आया, 19(1)(a) से इसको पावर मिलती है, ठीक है ना, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। दूसरा हमारा क्या कहता है, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि कहीं पे भी, जैसे मान लीजिए कि जैसे कि अन्ना हजारे वाला जो हमारा आंदोलन था उसको अगर आप पकड़ लीजिए, 2014 में जो आंदोलन हुआ था, तो उस टाइम पे क्या था कि अन्ना हजारे जी ने बोला कि जो दिल्ली में मैदान है यहाँ पे सारे लोग आइए और हम लोग पीसफुली जो है यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, यहाँ पे हंगर स्ट्राइक करेंगे, ताकि सरकार जो हमारी मांगे पूरी करे। और लोकायुक्त वाली जो बात थी उसको सामने लेकर के आया गया। तो यानी कि जो 19(1) है इसके अंदर जो पार्ट बी है, इसके अंदर क्या बोलते हैं, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि अगर आप बिना हथियार के हैं अगर आप, तो आप असेंबल हो सकते हैं पीसफुली कहीं पे भी। जैसे कि आपने भी देखा होगा जब ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा भी जब ऊपर उठा था, तो यहाँ पे भी बहुत जगह असेंबली हुई थी। यहाँ पे जब सीए और आरसी वाला मुद्दा हुआ था तब भी आपने देखा हुआ था कि राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स जो है ये वाला मुद्दा, इसको इस्तेमाल करके यहाँ पर दिल्ली में कई जगह पे धरना प्रदर्शन किया गया था। तो वो सब जो हमें उसका अधिकार कहाँ से मिलता है, 19(1)(b) के अंदर मिलता है। तो अगर आप ये देखिए, आपको अगर ये आर्टिकल पता होता तो आप समझ पाते हैं दिल्ली में जो ये अनशन आंदोलन हो रहा है सरकार क्यों नहीं हटा पा रही, क्योंकि इसकी क्या है, फंडामेंटल राइट में मिला हुआ है 19(1)(b) के अंदर की वो पीसफुली असेंबल हो सकते हैं और अपना जो प्रदर्शन है वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो इसमें क्लॉज क्या है कि वो विदाउट आर्म्स होने चाहिए। अगर उनके पास आर्म्स मिलता है किसी भी तरीके का, कुछ भी धारदार हथियार मिलते हैं, फिर कोई बंदूक, गन, गोला कुछ भी मिलता है, तो फिर क्या होगा, वहां पे पुलिस जो है तुरंत एक्शन में आ जाएगी, क्योंकि फिर वो 19(1)(b) का उल्लंघन हो गया, ठीक है ना। 19(1)(c) क्या कहता है, टू फॉर्म एसोसिएशन, यानी कि कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। इसका अधिकार कहां पे मिला हुआ है, 19(1)(c) के अंदर में। इसी के अंदर आप मान के चलिए कि यहाँ पे ही पार्टी जो फॉर्म करते हैं, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी बनानी है, या फिर कल को मुझे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट कोई अपनी पार्टी बनानी है, तो पार्टी में कहां से बनाऊंगा, 19(1)(c) के अंदर मुझे अधिकार मिला हुआ है उसके लिए कि मैं कोई भी पार्टी फॉर्म कर सकता हूँ। जो हमारा आर्टिकल 19(1)(d) है वो क्या कहता है, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में किसी भी जगह पे कोई भी इंसान, जो कि मान लीजिए कि मिजोरम का कोई भी इंसान है, वो तमिलनाडु में जब वो जाना चाहे, जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक है वो अगर महाराष्ट्र में जाना चाहे तो जब चाहे जाना वो जा सकता है। ये कहां पर लिखा हुआ है, हमारे 91D के अंदर में उसको फंडामेंटल राइट्स में अधिकार प्राप्त है कि वो मूव कर सकता है फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस तरीके से आर्टिकल 19(1)(e) है। 19(1)(e) क्या कहता है, टू डिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल जो डी पार्ट था वो क्या कहता था कि वो कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं पूरे देश में कहीं भी। और ई वाला जो है 19(1)(e) जो है, सब क्लॉज ई जो है, ये क्या बोलता है कि वो घूम तो सकते ही और साथ साथ किसी भी जगह पे इस देश में जहां उनको अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए कोई बिहार से आया, वो कहां पे आ गया, दिल्ली में आ गया, तो दिल्ली में आकर के उसको रहने का अधिकार मिला हुआ है, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता। टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये कहां पर अधिकार मिला हुआ है, आर्टिकल 19(1)(e) के अंदर में। इस तरीके से आर्टिकल 19(1)(f) जो है वो क्या कहता है, टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, यानी कि किसी भी इंसान को जो उसका मन करता है वो उस तरीके का बिजनेस कर सकता है, उस तरीके के ऑक्यूपेशन में जा सकता है, किसी भी प्रोफेशन को वो परसू कर सकता है, हालांकि वो लीगल होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप ड्रग बेचने लगे, ये क्या है, कोई प्रोफेशन नहीं है। तो जो लीगली सही है ऐसा कोई भी आप प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन चूज कर सकते हैं, कोई बिजनेस चूज कर सकते हैं। इसका अधिकार आपको कहां मिला हुआ है, आर्टिकल 19(1)(f) में, लेकिन वो लीगल होना चाहिए, ठीक है ना। भाई आर्टिकल 20 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 20 क्या कहता है, जाते जाते मैंने आपके लिए लास्ट के लिए एक पॉइंट बहुत अच्छा बचा के रखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा और मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। जैसे ही हमारा ये जो हमारा 22 आर्टिकल है वहां तक जैसे ही मैं खत्म कर लूंगा, आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी के पेपर में वो पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले भी जो डिफरेंट पेपर था वहां पर वो पूछा जा चुका है। पहले देखते हैं आर्टिकल 20 क्या कहता है। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है, प्रोटेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि मान लीजिए अगर किसी को भी उठा करके जेल में बंद किया जाता है तो उसकी प्रोटेक्शन कहां पर मेंशन है, आर्टिकल 20 के अंदर। तो आर्टिकल 20 के अंदर क्या कहता है, तो आर्टिकल 20 के अंदर दो पार्ट है हमारे, दोनों पार्ट आप अच्छे से समझ लीजिए। तो पार्ट 1 क्या कहता है, नो पर्सन कैन बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम, ट्वाइस फॉर द सेम क्राइम। अगर मान लीजिए किसी कोई एक इंसान है जिसने एक इंसान का मर्डर कर दिया दूसरे, तो जिस इंसान ने मर्डर किया, मान लीजिए मर्डर की सजा इंडिया में जो हमारा कोड है, लीगल सिस्टम है, उसमें 10 साल है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब 10 साल पूरे हो गए तो उसको सेम मर्डर के लिए दोबारा 10 साल की सजा हो जाती है। ये क्या है, हमारे आर्टिकल 20 के अगेंस्ट जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा है, यानी कि किसी भी एक इंसान को एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता है। ये कहां लिखा है, आर्टिकल 20 पार्ट 1 में। इस तरीके से आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि जैसा आपने देखा होगा पिक्चरों में दिखाते हैं, जो पुलिस वाला था उसने क्या किया, जो भी जिसके ऊपर भी आरोप लगा था उसको जेल में पकड़ा और बहुत मारा पीटा, उसके बाद फिर उससे क्या बोला कि आप अब कबूल कर लीजिए अपना गुनाह, तभी आपको छोड़ेंगे, अदरवाइज आपको छोड़ेंगे नहीं।
तो ये जो है ये अलाउड नहीं है। ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है। जो कि ये कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाता है। जो क्रिमिनल है, फिर कह सकते हैं आप, जिसके ऊपर आरोप लगा है और भी क्रिमिनल जो है वो अभी साबित नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर आरोप लगा है, उसको अगर पुलिस वाले मान लीजिए मारते पीटते हैं और उससे बोलते हैं कि आप ये अपना गुनाह कबूल कर लीजिए ताकि हमारी जो फाइल है वो क्लोज हो जाए, तो उसको क्या करना है, उसको जैसे ही वो कोर्ट में जाएगा उसको बस ये बोलना है कि जी ये मैंने कुछ नहीं किया और ये पुलिस वाले ने इन्होंने मेरे को मारपीट करके मेरे से जबरदस्ती बुलवाया है। तो क्या होगा, जज साहब के आप सामने बयान देंगे, केवल वही मारा जाएगा। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 में क्या लिखा है, नो पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अगर वो सही में मुजरिम है, अगर जिसको आपने पकड़ा हुआ वो सही में क्रिमिनल है, तो ये किसका काम है, पुलिस का काम है कि ये प्रूफ करें कि जो गलती हुई है वो किसने करी है, सेम बंदे ने की है जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है। ये उस बंदे पे लागू नहीं होता कि आप उसको मारपीट करके उसी से उगलवा दें। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये पुलिस का काम है कि वो किसी तरीके से या तो फोन डिटेल निकाले, वो कैमरे की डिटेल निकाले, वो कोई भी दूसरे तरीके से पता लगाए, कोई फॉरेंसिक टेस्ट करवाए, जो भी करवाए, पर वो पुलिस की जिम्मेदारी है। वो कैसे प्रूव करेगी कि इस बंदे ने मर्डर किया है या नहीं किया है। वो उस बंदे को खुद को नहीं प्रूव करना है इस बात को कि मैंने मर्डर किया है। ठीक है ना? आर्टिकल 21 देखते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि आर्टिकल 20 में क्या कहता है, कोई भी इंसान जो है उसको उसकी लाइफ से या फिर पर्सनल लिबर्टी यानी कि आजादी, उसकी लाइफ से या फिर उसकी आजादी है उसको छीना नहीं जा सकता है। ना ही उस बंदे की आजादी छीनी जा सकती है और ना ही उस बंदे की जिंदगी छीनी जा सकती है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। जिस तरीके से प्रोसीजर लॉ में दिया हुआ है, जो लॉ में बोला हुआ है, उसी तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अगर हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि इस बंदे ने गलत काम किया है और इसको सजा मिलनी चाहिए, इसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए, तभी आप उस बंदे को उसकी लाइफ से डिप्राइव कर सकते हैं, उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने प्रोसीजर को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, तो सिर्फ इस बेसिस पे कि ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो था उसको सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया है, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उस बंदे को बरी कर दे, या फिर कोई भी जो हमारी दूसरी कोर्ट है वो उस बंदे को बरी कर दे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर है जो हमारे लॉ में, उसको पूरा फॉलो करना है। अगर उसको पूरा फॉलो करते हुए अगर वो कंक्लूजन तक पहुंचा पाते हैं कि इस बंदे ने वो क्राइम किया है, तभी उसको सजा मिलेगी। अगर कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हो गई तो क्या है, वो किसके फेवर में जाएगी, उस बंदे के जिसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं। ठीक है ना? तो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या कहता है। नोट आ गया कुछ। आर्टिकल 20 एंड 21 आर स्टिल देयर इन द इमरजेंसी एंड डू नॉट गेट सस्पेंड। आई थिंक ये हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया कि आर्टिकल 19 भी बहुत, ये आपको कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 21 ए ये क्या कह रहा है कि राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, ये क्या है, CHILD, यहाँ पे क्या आएगा, आर, क्या है, चिल्ड्रन। राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14, यानी कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे, एलिमेंट्री एजुकेशन की। आपके लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए लिख करके। ये जो राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया है आर्टिकल 21 ए, कौन सा अमेंडमेंट था जिससे हमने आर्टिकल 21 ए जो है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो हमने ऐड किया है। अगर मान लीजिए किसी को भी ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो आप हमें यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर लीजिएगा कि आप आंसर बता दो। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहीं पर आंसर मैं प्रोवाइड कर दूँ। तो आप कोशिश करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही पेट क्वेश्चन है SSC का, कई बार पूछ चुका है वहाँ पर घुमा घुमा के। तो इसमें से आप ये बताइए कि आर्टिकल 21 ए जो है वो किस अमेंडमेंट में ऐड किया गया है। तो आर्टिकल 21 ए में क्या कहता है कि राइट टू एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन, यानी कि सारे जितने भी चिल्ड्रन है हमारे, राइट टू एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन, जितने भी चिल्ड्रन है उन सबकी जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, यानी कि 6 से लेकर के 14 जो एजुकेशन होती है, ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स का इसको पार्ट बना दिया गया है। यानी कि हर बंदे को, हर बच्चे को 6 से लेकर के 14 के बीच में जिसकी एज है उनको एलिमेंट्री में एजुकेशन देना मैंडेटरी कर दिया है सरकार ने। कहाँ से, आर्टिकल 21 ए से। किस अमेंडमेंट से ऐड किया गया ये आप मेरे को बताएंगे, ठीक है ना। आर्टिकल 22 देख लेते हैं। आर्टिकल 22 क्या कहता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये प्रोटेक्शन देता है किससे, अरेस्ट से और डिटेंशन से। डिटेंशन यानी कि उसको अरेस्ट नहीं किया गया, यानी कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया, आप मान लीजिए एक तरीके से उसको कहते हैं डिटेन कर लिया गया, यानी कि उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा लेकिन पुलिस ने उसको पकड़ लिया, क्योंकि पुलिस को लगता है कि आगे चल करके ये किसी तरीके का खतरा प्रकट कर सकता है पुलिस के लिए या फिर सोसाइटी के लिए। ऐसी कंडीशन में भी उसको क्या कर लिया जाता है, उस बंदे को डिटेन कर लिया जाता है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात कहां पर आती है, आर्टिकल 22 के अंदर में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस एवरीबडी हैव द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। जितने भी इस देश में नागरिक हैं उन सभी को अधिकार है अपने आप को डिफेंड करने का। एवरीबडी हैव द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ एंड द पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड। और जो बंदा जिसको अरेस्ट किया गया या फिर डिटेन किया गया है, किसके द्वारा किया जाएगा अरेस्ट या डिटेन, पुलिस के द्वारा। कौन अरेस्ट या डिटेन करेगा, पुलिस करेगी। तो ऐसा आर्टिकल 22 में स्पेसिफिकली मेंशन है कि अकॉर्डिंग टू दिस एवरीबडी हैव द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ एंड द पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि पुलिस का काम पुलिस ने कर लिया। पुलिस का काम क्या था, उसको अरेस्ट करना या फिर डिटेन करना किसी बंदे को, किसका काम था, पुलिस का। ये सजा देना उसका अधिकार नहीं है, सजा देना किसका काम है, मजिस्ट्रेट का। वो दोनों पक्षों को सुनेगा, अगर उसको लगता है कि इस बंदे ने कुछ गलत किया है, उसको सजा देनी चाहिए, तो फैसला कौन देगा, ये मजिस्ट्रेट फैसला करेगा। ये कौन फैसला करेगा, मजिस्ट्रेट साहब फैसला करेंगे। और ये इसके लिए टाइम बाउंड मैनर में इसके लिए
प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ, जैसा कि हमने अभी पिछले आर्टिकल में डिस्कस किया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ जो है वो फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से यहाँ पे लिखा गया कि अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो नजदीकी मजिस्ट्रेट के पास कितने देर में, विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसको पेश करना पड़ेगा जिसको भी अरेस्ट या डिटेन किया गया है, ठीक है, ताकि वो अपनी बात रख पाए कि मैंने सही किया या गलत किया, पुलिस ने सही किया या पुलिस ने गलत किया, ठीक है। हालांकि इसमें एक ये मार्क लग जाता है, जैसा कि आपको पता है टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है कि वहाँ पे जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको ऐड नहीं किया जाता। जैसे मान लीजिए कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब जो है किसी बंदे को मान लीजिए यूपी में पकड़ा गया और मजिस्ट्रेट साहब जो है यूपी के मान लीजिए इलाहाबाद में किसी बंदे को पकड़ा गया, और हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मान लीजिए कि अब इलाहाबाद में कोई मजिस्ट्रेट साहब नहीं है, मजिस्ट्रेट साहब कहाँ पर है, कानपुर में है, तो जो ट्रैवलिंग टाइम होगा ये घटा दिया जाएगा इस 24 आवर्स में से, और बाकी के जो टाइम बच गया उस टाइम में 24 आवर्स के अंदर उसको बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो ये क्या है, यहाँ पर छोटा सा एक लूप होल दिया गया, ठीक है ना, जस्ट इन्फॉर्म। हाँ, तो मैंने आपसे बोला था ना एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा आपको लास्ट में, जो लोग अभी तक रुके हुए हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके लिए बता देता हूँ। दो बताऊंगा एक्चुअली, आपने क्योंकि इतना इंतजार किया तो एक क्या मैं दो बताया। पहला क्या है, गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको कहते हैं। कौन कौन से आर्टिकल जो है वो मिलकर के गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं, इसका आंसर क्या है, 14, 19 और 21। ये तीन आर्टिकल जो हैं इनको माना जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स के जो तीन सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो क्या है, 14, 19 और 21। जो हमने देखा अभी, ये 19 क्या था, इसमें डिफरेंट तरीके की फ्रीडम दी गई थी, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू रिसाइड इन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। ये सब कहाँ पर था, आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 21 में हमने देखा, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इस तरीके से आर्टिकल 14 में क्या था, स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इस तरीके से ये तीन आर्टिकल ऐसे हैं, 14, 19 और 21, क्योंकि तीन सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल माने गए हैं और इसको इसलिए गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जानकारों द्वारा, ठीक है। ऐसा नहीं है कहीं पे लिखा हुआ है, ये केवल जानकारों द्वारा ऐसी बात कही गई है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें से क्या है, ये गोल्डन ट्रायंगल बनाते हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। इनको अवेलेबल है ये केवल सिटीजन्स को, फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल टू ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या है, विदेशियों को भी अवेलेबल है, लेकिन ये कुछ मैं आपको यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स बताने वाला हूँ जो कि केवल और केवल इंडियन सिटीजन जो है उनके लिए वैलिड हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं ये, आप नंबर याद कर लीजिए। अगर आपको ये कोई डाउट होता है, हम आगे चल के अभी आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, कई सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं इसमें जो हमने अभी डिस्कस नहीं किए हैं, वो हम आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। तो जो आपको आर्टिकल के नंबर से इंपॉर्टेंट हैं ये याद करने बहुत जरूरी है, 15, 16, 15, 16, 19, 29 और 30। ये वो 5 आर्टिकल्स हैं जो केवल इंडियन सिटीजन्स के लिए वैलिड हैं, ये किसी भी फॉरनर के लिए अलाउ नहीं किए गए। 15, 16, 19, 29, 30 इसको आप फोन नंबर की तरह याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। चलिए, इस तरीके से खत्म होती है हमारी वीडियो, और आई थिंक आपको बहुत मजा आएगा फंडामेंटल राइट्स पढ़ करके, क्योंकि मैंने कोशिश करी कि जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैनर में आपको समझा सकूँ, मैं इलेबोरेट कर सकूँ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। आपको मैंने कोशिश की कि ज़्यादा थोड़ा सा नया बताऊँ, जो आपको पहले से अगर आपने कुछ पढ़ा भी हुआ है तो भी मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैं कुछ नया बता पाऊँ जो आपको नहीं पता है, क्योंकि आजकल क्या है, पेपर बहुत ही डायनामिक हो गया है, तो आपको भी नई नई चीज़ें जो आजकल न्यूज़ में है या फिर आजकल कभी भी उनके ऊपर चर्चा हो रही है, तो आपके नजर में वो होनी चाहिए ताकि आप पेपर में जाकर कंफ्यूज ना हो। तो अगर आपको मजा आया इस लेक्चर में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, जिसका लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे ऑलरेडी 1.4 थाउजेंड सब्सक्राइबर्स ऐड हो चुके हैं, जो कि लगातार नए नए क्वेश्चन जो हम जीएस, जीके और करंट अफेयर्स और जो आपका टेक और नॉन टेक सबसे मिला करके हम क्वेश्चन यहाँ पे टेलीग्राम पे पोस्ट करते हैं। तो आप लोग अगर जुड़ते हैं तो आपको बहुत फायदा यहाँ पे मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।